नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़िंदगी की कहानियाँ में। जहाँ हर कहानी कुछ कहती है, कुछ सिखाती है और दिल को छू जाती है। माँ जी, ओ माँ जी, कुछ खाने को लिए दे दो, बहुत भूखा हूँ। सुबह से कुछ भी खाया नहीं है। बाहर से आती इस आवाज़ ने मेरा ध्यान खींचा। जो किताब मैं पढ़ रही थी उसे मेज पर रखकर मैंने खिड़की से बाहर झांका। 9-10 साल का एक हट्टा कट्टा एक लड़का बेचारे की तरह खड़ा था। ऐसे भिखारियों को देखकर मैं नफरत से भर उठती हूँ। देश की देह पर मुझे कोड़ जैसे दिखते हैं। यही तो है ये, जो देश को खाए जा रहे हैं। निठल्ला रहकर पेट भरते रहना ही इनका काम है। और फिर हमारे देश में भिखारियों को भीख देकर पुण्य कमाने वाले लोग जब मौजूद हो, तो ये लोग बिना काम किए क्यों नहीं खाना चाहेंगे। गुस्सा तो तब और आता है जब मैं किसी भिखारी को नसीहत देती हूँ, यह समझाने की कोशिश करती हूँ कि वह काम करके पेट क्यों नहीं भरता, तो वह बड़े ढीठपन से जवाब देता है, देना है तो दो, नहीं तो भाषण मत झाड़ो। और बड़ी बेशर्मी से गालियाँ देते वह आगे बढ़ जाता है, किसी दूसरे के सामने हाथ फैला देता है। इसी गुस्से से भरकर मैंने खिड़की के पास से ही उस लड़के से कह दिया, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, काम क्यों नहीं करते। वह लड़का बोला, माँ जी आप किवाड़ तो खोलिए, मैं भिखारी नहीं हूँ। न जाने क्यों उसकी आवाज़ सुनकर मैंने चाहा कि उस बच्चे के बारे में जानूं। मैंने दरवाज़ा खोला और थोड़ी कड़क आवाज़ में पूछा, क्या है। वह सामने खड़ा था, मैले कुचेले कपड़े, थकी हुई देह पर जमी हुई गंदगी, जैसे कई दिनों से नहाया नहीं हो। मुझे देखते ही वह हाथ जोड़कर बोला, माँ जी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए तो दो। न जाने क्यों मुझे उस लड़के पर दया आई। सुबह यह सोचकर अपने लिए खाना बनाई थी कि कॉलेज से आकर खा लूँगी, लेकिन मन कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वह खाना वैसे ही पड़ा हुआ था। खाने की इच्छा भी नहीं थी। मैंने उससे कहा, अभी रुक, मैं खाना लाई। पहले चिटकनी बंद की, सोचा कि पता नहीं कौन है, कैसा है। उसके सामने किवाड़ खुले छोड़कर रसोई में जाना ठीक नहीं था। किसी अनजाने पर भरोसा करना मुसीबत को न्योता देना था, चाहे वह बच्चा ही क्यों न हो। रसोई में जाकर अपना खाना एक थाली में रखा और उसके सामने ले आई। हल्के मजाक के अंदाज में कहा, देख भाई, मैं तो अकेली हूँ, इतना ही खाना खाती हूँ, पता नहीं तेरा पेट भरेगा या नहीं। वह लड़का खाने की तरफ देखते हुए बोला, माँ जी यह तो बहुत है, मेरा पेट भर जाएगा। वह लड़का मेरे सामने ही बैठकर खाने लगा। उसके खाने के ढंग से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह भुक्कड़ या भिखारी हो। जब वह दोनों रोटियां खा चुका तो पानी के लिए मेरी ओर देखने लगा। मैंने अंदर जाकर दरवाजे की चिटकनी बंद की और एक गिलास में पानी उसके सामने लाकर रख दिया। हालांकि बार बार चिटकनी लगाना और फिर खोलना मुझे बहुत खल रहा था, और वह भी उस काम के लिए जिसे मैंने कभी सपने में भी बढ़ावा नहीं दिया था। हालांकि मैं मशीन की तरह उसके लिए सब कर रही थी। शायद उसमें ऐसी कोई बात थी। जब वह लड़का पानी पी चुका तो मैंने सवाल भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। वह मेरे सवाल को ताड़ गया, इसलिए खुद ही बोल पड़ा, माँ जी मैं भिखारी नहीं हूँ, सुबह से अपने बाप को ढूंढ रहा हूँ, वह न जाने कहाँ चला गया है। भीख मांगने की मेरी थोड़ी भी इच्छा नहीं थी, इसलिए सुबह से कई बार पानी पी पी कर अपनी भूख को शांत करता रहा, लेकिन अभी भूख काबू से बाहर हो गई थी, इसलिए आपके पास चला आया। बातचीत के ढंग से वह लड़का ठीक लग रहा था, शायद कुछ पढ़ा लिखा भी था। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ तेरे बाप को। उसने जो कहानी सुनाई उसे सुनने के बाद मेरा दिल दहल उठा। वह लड़का गरीब तबके का था, फिर भी उसके परिवार का 2 समय का खर्चा पानी खेती बाड़ी से चल जाता था। वे लोग 3 भाई थे। फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि उसकी माँ बच्चा जाने के दौरान चल बसी। नन्ही सी जान भी 2 दिनों के बाद मर गई। गांव वालों ने जिद करके उसके बाप की दूसरी शादी करा दी। उससे एक लड़की है। नई माँ कड़क है, दिन भर कंघी चोटी साज सिंगार में ही लगी रहती है। घर में उसके आते ही खेती बाड़ी सब बिक गई। अब बाप मजदूरी करता है, लेकिन उससे कब सबका पेट नहीं भरता, इसलिए वह उसे यहाँ ले आया ताकि उसे कहीं नौकरी दिलवाई जा सके।
इतना सब पता कर वह लड़का थोड़ी देर रुका। मैं मन ही मन सोचने लगी, हमारे यहाँ अभी कहाँ खिला है बचपन। यह बेचारा भी किसी बड़े साहब की नखरे लुगाई की डांट और गाली सहेगा और किसी पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाता उन्हीं के दरवाजे पर पड़ा रहेगा। बलि का बकरा बनाने के लिए ही तो इसका बाप इसे यहाँ, लेकिन फिर तुरंत इस विचार को मैंने झटक दिया। सोचा, अगर काम नहीं करेगा तो बेचारा खाएगा क्या। हम लोग बातें चाहे जितनी ऊंची ऊंची करें, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि गरीबी सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। छोटे बच्चे अगर काम नहीं करेंगे तो पेट नहीं भर सकते। मैंने उस लड़के से पूछा, तेरा नाम क्या है? जी, सोमा। मैं सोमवार को पैदा हुआ था ना, इसलिए मेरा नाम सोमा रखा दिया, कहकर वह मुस्कुरा दिया। इतनी देर में पहली बार मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा था। उस लड़के की यह कहानी सुनकर मेरा कलेजा पिघल आया था। मैंने पूछा, कहाँ गए तेरे पिताजी? उसी की तरह ही पिता को बाप कहना अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उस लड़के ने बताया, उस रिश्तेदार का जो पता बापू साथ लाए थे, वह कागज़ न जाने कहाँ गिर गया। कल से हम इस शहर में मारे मार फिर रहे हैं। आज सुबह बापू ने चाय की एक दुकान के सामने मुझे बैठा दिया और अभी आया कहकर न जाने कहाँ चला गया। मैं 4-5 घंटे दुकान के बाहर बैठा रहा। उसके बाद से बापू को खोजते हुए इधर उधर भटक रहा हूँ। 3-4 बार वापस जाकर चाय की दुकान पर भी पूछ आया, लेकिन वहाँ सब ने मना ही कहा। हालात की भयंकरता को भांप कर मैं यह जान गई थी कि वह कभी नहीं आएगा। गरीबी के सांप ने ममता को डस लिया था। सोमा का पिता उसे इस अनजान शहर में अकेले अपने भरोसे छोड़कर खिसक गया था। अब क्या करेगा तू? माँ जी, मुझे मालूम है कि वह मुझे अकेला छोड़ गया है। अब वह कभी लौटकर नहीं आएगा, उसने कहा। उसके तेज दिमाग पर मुझे अचरज हुआ। फिर? अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। जाकर करूंगा भी क्या? मेरा बाप मुझे फिर धोखे से किसी दूसरे शहर में छोड़ देगा। घर जाऊंगा तो माँ बहुत मारेगी। उसके चेहरे पर खौफ झलक आया। मेरे सामने पहला सवाल यही था कि मैं उसे कहाँ रखवाऊंगी। मैं तो इस शहर में किसी को ज़्यादा जानती भी नहीं थी। मैंने मन ही मन फैसला लिया। फिर उससे पूछा, कुछ पढ़े लिखे हो? चौथी पास की थी गांव की पाठशाला में। फिर नई माँ आई तो उसने पढ़ना छुड़वा दिया। फिर कोई भी बात कहने पर वह लड़का घर की सब बातें और सौतेली माँ के जोर जुल्म को बताने लगता। आगे पढ़ना चाहते हो? हाँ, वह चहक कर बोला। तो तुम आज से मेरे पास ही रहो। यही काम करना, पढ़ना लिखना, खाना कपड़ा सब दूंगी। उसकी बांछें खिल गई। मेरे पैरों पर पड़ता हुआ वह बोला, माँ जी, मैं यही रहूँगा। मैंने उसे उठाते हुए कहा, अरे यह क्या कर रहे हो? और देखो, मुझे माँ जी नहीं, सिर्फ माँ कहा करना। उसने खड़े होकर मुझे देखा। उसकी नज़रों से अपनापन झलक रहा था। मुझे भी न जाने क्यों यह एहसास हो रहा था कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। उसे अपने पास रखने में शायद मुझे भी फ़ायदा था। इन दिनों हमारे कॉलेज में बुज़ुर्ग लोगों की पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी जोर दिया जा रहा था। यहाँ तक कि प्रौढ़ शिक्षण संस्थान केंद्र के निदेशक वगैरह भी आकर पढ़ाया करते थे। अगर बुज़ुर्ग न मिले तो अनपढ़ बच्चों को ही पढ़ाने की बात वे लोग कहते थे, क्योंकि इस संस्थान का असल मकसद अनपढ़ता को दूर करना था, फिर वह बड़ों में ही हो या बच्चों में। हालांकि सोमा बिल्कुल अनपढ़ नहीं था, फिर भी ज़्यादा पढ़ने की लगन उसमें थी। मैंने भी सोचा कि पढ़ा लिखा कर अगर मैंने उसे होनहार नागरिक बना दिया तो देश के प्रति मैं अपना थोड़ा सा फ़र्ज़ निभा सकूंगी। शुरू में 2-3 दिनों तक उसे परखने की नज़र से मैं अंदर के कमरे में ताला लगाकर कॉलेज जाती थी। बाहर का छोटा कमरा ही उसके लिए खुला छोड़ती। पता नहीं पीछे से घर का सामान लेकर ही चंपत हो जाए। धीरे धीरे मुझे उस पर भरोसा हो गया और मैं पूरा घर उसी के भरोसे छोड़कर जाने लगी। सोमा मेरे यहाँ रहकर कई काम सीख गया। मैंने उसके लिए किताबें ला दी थी जिन्हें वह बड़े मन से पढ़ता था। घर का सब काम भी वह कर लेता था, लेकिन गैस के चूल्हे का काम मैंने उसे जानबूझकर अभी नहीं सिखाया था। बच्चा ही तो था, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए,
इसलिए मैं सुबह खाना बनाकर जाती थी। जब मैं लौटती तब उसके साथ खाना खाती। कभी कभी वह मेरे पास आकर बैठ जाता और अपने परिवार वालों की बातें बताता। अपने दोनों भाइयों और बहनों की उसे बहुत याद आती थी। सोमा खूब मन लगाकर पढ़ता। 5-6 साल में वह इस लायक हो गया कि हाई स्कूल का इम्तिहान दे सके। खुद पढ़ने वाले छात्र के रूप में उसका आवेदन पत्र भरवा कर मैंने दिया। उसमें उसका नाम सोम प्रकाश लिखाया। तब मेरी हैरानी की सीमा नहीं रही जब वह पहले दर्जे में पास हुआ। इसी तरह वह हर साल इम्तिहान देता रहा। देखते ही देखते उसने राजनीति शास्त्र में अच्छे अंकों से एमए कर लिया और फिर पास के ही एक स्कूल में टीचर के रूप में उसकी नौकरी लग गई। अब वह अच्छी कदकाठी का नौजवान हो गया था। अपने कॉलेज के एक क्लर्क की बेटी से मैंने उसकी शादी करा दी थी। कुछ ही दिनों के बाद उसका दूसरे शहर में बदली हो गई। वह अपनी घरवाली को लेकर वहाँ चला गया था। अक्सर उसकी चिट्ठी आती रहती थी। वह मज़े में था। वहाँ आने के लिए मुझसे कहता था। जब तक मुझसे आकर मिल भी जाता, दिन महीने और साल पंख लगाकर उड़ते रहे। आज मैं अपनी नौकरी पूरी करके खाली बैठी थी। 35 साल की नौकरी के बाद बड़ा खालीपन और अकेलापन लग रहा है। शायद इसी समय के लिए कही गई मेरी माँ की यह बात मुझे याद आई। बेटी, शादी कर ले वरना बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाएगा। माँ की याद आते ही मेरी आंखों में आंसू झलक आए। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई। चश्मा उतारकर साड़ी के पल्लों से अपनी आंखें पोंछते हुए मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने सोम प्रकाश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। दोनों ने मेरे पैर छुए। सोम प्रकाश बोला, माँ, आज आप मेरे साथ चलेगी। मैं चौंक गई। सोचा कि उसे मेरे रिटायरमेंट का दिन याद है। मेरा गला भर आया। मैंने आशीर्वाद देते हुए रंधे गले से कहा, हाँ बेटा, ज़रूर चलूँगी। अगले ही पल मैंने सोचा कि मैं अकेली कहाँ हूँ। कभी मैंने सोमा को सहारा दिया था। मुझे संतोष इस बात का था कि मैंने एक इंसान को दुनिया की अंधेरी गलियों में भटकने से बचा लिया था और आज वही मेरी रोशनी बन गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।